समझा कि होता क्या है। ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में बताया गया है, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया। परिभाषित कहाँ किया गया है? FIR शब्द को कहीं भी परिभाषित दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं किया गया है ना, उसको परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, धारा 154 में तो संज्ञेय अपराधों की सूचना के बारे में बताया गया है, ठीक है, लेकिन FIR शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह एक ऐसा प्रतिवेदन होता है जो कि न्यायालय, जो कि अपराध करने के संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा किसको दिया जाता है सूचना? पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को सूचना दी जाती है। कौन से अपराध के बारे में? संज्ञेय अपराध के संबंध में। क्योंकि यह सूचना जो है वह उस अपराध के संबंध में या घटित हुए अपराध के संबंध में सर्वप्रथम सूचना मानी जाती है, या सबसे पहली सूचना होती है, इसीलिए इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो हमने तुमको बताया, तो ये सब सारी चीज़ें अभी जो धारा 154 में हमने बताया कि सूचना जो दी जाएगी वह संज्ञेय अपराध के संबंध में प्रथम होनी चाहिए। किसको सूचना दी जाएगी? थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी। जब सूचना दे दी जाती है तब यह सूचना लिखित रूप में भी हो सकती है या मौखिक रूप में भी हो सकती है। ठीक है, यदि यह मौखिक रूप से है तब थाने के भार साधक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वो क्या करेगा? उसको लिखेगा, लिख करके फिर उसको पढ़कर सुनाएगा, है ना, सूचना देने वाले व्यक्ति को, कि ताकि वह ये जान सके कि जो हमने बातें बताई थी वह FIR में लिखी गई है या नहीं लिखी गई हैं। ठीक है, फिर पढ़कर सुनाने के बाद तब उस पर सूचना देने वाले व्यक्ति की हस्ताक्षर कराता है। ठीक है, हस्ताक्षर कराने के बाद फिर उसके बाद क्या करता है, और यदि सूचना लिखित रूप से दी गई है तब भी वह हस्ताक्षर कराएगा ही कराएगा, है ना। हस्ताक्षर कराने के बाद फिर दी गई सूचना के सार को क्या करता है, राज्य सरकार द्वारा जो विहित पुस्तिका है उसमें जब वो उसको दर्ज कर लेता है तब कहा जाता है कि FIR दर्ज हो गई। और जब तक वह पुलिस अधिकारी थाने में रखी गई विहित पुस्तिका जो है या पुस्तिका है उसमें उस सूचना को दर्ज नहीं करता, उस अपराध के संबंध में सूचना को, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि FIR दर्ज हुई है। ठीक है, तो FIR दर्ज तभी होगी जबकि उस पुस्तिका में उसको दर्ज कर लिया जाता है पुलिस अधिकारी द्वारा। जब तक वो उसको दर्ज नहीं करता है तब तक वह FIR दर्ज हुई नहीं मानी जाती। और एक बार जब FIR दर्ज हो गई तब फिर क्या करेगा पुलिस अधिकारी? वही धारा 154 के खंड 2 में बताया कि उसकी एक निःशुल्क प्रति किसको देगा? सूचना देने वाले व्यक्ति को देगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो FIR होती है वो केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में ही होती है, असंज्ञेय अपराधों में नहीं होती। संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में जो सर्वप्रथम सूचना होती है उसी को FIR बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आया कि क्या पुलिस अधिकारी प्रथम ये संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना मिलने पर या प्रथम सूचना मिलने पर क्या उसको FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है? तो वह बाध्य है। यदि किसी थाने के पुलिस अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि यहाँ कोई संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना मिलती है तब वह FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है, वह FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। इस संबंध में 2 केस हैं, प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य और ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, ये केस ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बार-बार एग्जामों में पूछा गया है। तो किस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि संज्ञेय अपराध के बारे में कोई सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है, वह उससे इनकार नहीं कर सकता है। तो केस कौन सा था? ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये तुम्हें यह ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों केसों में प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य और ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि थाने के पुलिस अधिकारी को या भार साधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में कोई सूचना मिलती है तो वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए क्या है? बाध्य है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो जानते रहो। जैसे कभी थाने होने पर गई कोई सूचना या प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखानी हुई तो पुलिस मना करता है तो तुमको मालूम रहना चाहिए ना कि नहीं आप लिखेंगे कैसे नहीं, आप लिखने के लिए बाध्य हैं।
ठीक है। अब इन केसों में उच्चतम न्यायालय ने कहा भी, अब बाई चांस मान लो कि यदि थाने का भार अधिकारी फिर भी नहीं लिखता, जनरली नहीं लिखेगा, तो कहेगा कि होगी कोई क्यों लिखें। समांतर व्यक्ति क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति पुलिस से डरता है ना, वो उसके ऊपर दबाव नहीं डालता कि आप लिखिए, क्यों, क्योंकि वो गाली गलौज करेगा, कुछ कहेगा, निकाल भगा देगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए लोग ज़्यादा पुलिस से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो अब पुलिस अधिकारी कर देता है कि नहीं लिखेंगे, आपने एक दो बार कहा फिर भी नहीं लिखा, आप चले गए, तब क्या उपाय है। आप पुलिस थाने पर गई आपके किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने, लेकिन पुलिस ने लिखने से मना कर दिया, उस थाने के भारसाधक अधिकारी ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया, तब क्या करेंगे, SP के यहाँ क्या करेंगे, फिर से उसको आवेदन लिख करके SP को भेजेंगे या खुद ही ले जा करके देंगे, ठीक है, पुलिस अधीक्षक को, कि हाँ ये अमुक घटना या ये संज्ञेय अपराध हुई है जिसके संबंध में मैं थाने पर गई थी या गया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने गया था और थाने के भारसाधक अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। आपसे निवेदन है कि आप थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निर्देशित करें कि वह क्या करे, कि मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करे और उसमें अन्वेषण प्रारंभ करे, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ऐसा आवेदन लिखकर आपको खुद अपने हाथ से बाई हैंड भी दे सकते हैं या बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है। तब पुलिस अधीक्षक जो SP के कार्यालय में दिया गया, तब पुलिस अधीक्षक क्या करेगा, संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को वह निर्देशित करेगा, या तो वह स्वयं अन्वेषण करेगा या फिर कराएगा अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से, स्वयं अन्वेषण फिर वो करा भी सकता है, वो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के माध्यम से क्या करेगा, अन्वेषण कराएगा। तो सबसे पहले वो निर्देशित करेगा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को क्या करने के लिए, FIR दर्ज करने के लिए। अब मान लो पुलिस अधीक्षक, ठीक है, अब मान लो पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी गया, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब समानतः यही होता है कि पहले थाने पर गए, वहाँ FIR दर्ज कराने गए, वहाँ FIR दर्ज नहीं हुई, फिर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में गए, वहाँ भी आवेदन पत्र दिया, तब भी वहाँ से भी एक समय के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या उपाय बचा, फिर तब क्या करेंगे, तब आपके पास उपाय बचा है न्यायालय में जाने के लिए। तब उसके लिए उपाय कहाँ बताया गया है, धारा 156(3), जो कि क्रिमिनल कोर्ट में जब जाओगे तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग में धारा प्रैक्टिस में आती है, धारा 156(3), ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस अधिकारी क्या करता है, FIR तो दर्ज कर लेता है लेकिन अन्वेषण शुरू नहीं करता या इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करता है, ठीक है। तब उसी के लिए धारा 156(3), ठीक। तब 156(3) के अंतर्गत क्या करना है आपको, फिर एक आवेदन पत्र लिखना है, या जो आवेदन पत्र आपने लिखा था उसी को फिर से लिख के एक उसको फिर SP के यहाँ फिर देना है, भेजना है बाई पोस्ट, ठीक है। फिर एक आवेदन लिखना है, आवेदन लिख करके न्यायालय के, जिस न्यायालय में दाखिल करना है उस न्यायालय का नाम डाल करके अपना नाम पता सब लिख करके फिर पूरा डिटेल बताना है कि हम थाने पर गए थे, इस दिन गए थे, इस तारीख को गए थे, इतने समय गए थे, वहाँ पर पुलिस अधिकारी ने नहीं लिखा। फिर इसके बाद फिर हमने SP के समक्ष भी आवेदन दिया और पुलिस अधीक्षक के यहाँ से भी कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई, है ना। अतः श्रीमान जी से क्या है, निवेदन है कि नहीं, कि पुलिस अधीक्षक को या थाने के भारसाधक अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि वह मेरी FIR दर्ज करे और कि उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करके पुलिस रिपोर्ट अपनी सौंपे माननीय न्यायालय के समक्ष, है ना। ऐसा आवेदन लिखोगी, फिर उसके बाद जो सूचना तुमने पुलिस थाने पर दी उसकी कॉपी, जो पुलिस अधीक्षक को भेजी हो उसकी कॉपी, और जो एक स्पीड पोस्ट भी जनरली भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है, इसलिए ताकि वो जो डाक रसीद मिलती है वह इस बात का प्रमाण है कि पुलिस अधीक्षक को हमने आवेदन दिया है ना। उसको सादे पन्ने पर चिपका करके साथ में नत्थी लगा करके आवेदन पत्र के साथ ये सारे दस्तावेज नत्थी करके क्या करना है, आवेदन वो उसमें न्यायालय में दाखिल करना है, ठीक है। तब उस पर दाखिल होने के बाद तब न्यायालय क्या करती है, उस पर सुनवाई करती है और तब वह निर्देशित कर सकता है। अब न्यायालय की तो आज्ञा के आदेश का अवहेलना तो करेंगे नहीं तो न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई हो जाएगी,
है ना। तो न्यायालय ने यदि आदेश कर दिया तब तो फिर अब वो FIR दर्ज करेंगे ही करेंगे। वैसे तो FIR वैसे भी दर्ज करनी चाहिए, उस टाइम न्यायालय ने भी इन केसों में कह दिया कि यदि संज्ञेय अपराध के बारे में यदि पुलिस अधिकारी को सूचना दी गई है तो पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है, वो उसको दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या उसको कोई मानता है? पुलिस वाले नहीं मानते हैं, तभी तो 156(3) का आवेदन इतना ज़्यादा लगता है। कचहरी में जाओगे देखोगे क्रिमिनल कोर्ट में सब तुमको सबसे ज़्यादा आवेदन इसके मिलेंगे 156(3), 156(3), 156(3). अभी हमें मालूम है नहीं, गई कचहरी में प्रैक्टिस करने तो मालूम नहीं कि वकील साहब संज्ञेय में जाओ 156(3) लगा है, तो मालूम नहीं कि 156(3) है क्या, मालूम रहना चाहिए ना। तभी तो अब कम से कम अब तो मालूम है ना कि हाँ ये FIR हमने गए लिखवाने, पुलिस ने नहीं लिखा, पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया वो भी नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे? न्यायालय में धारा 156(3) के तहत आवेदन पत्र देंगे। ठीक है, यदि उसकी FIR दर्ज नहीं होती है तब न्यायालय के माध्यम से होगा। ठीक है, अब मान लो अगर हम 156(3) के तहत आवेदन नहीं भी देना चाहते हैं तब हमारे पास एक उपाय और है। उपाय यह है कि जो पीड़ित व्यक्ति है या जिसके खिलाफ अपराध किया गया है या जो सूचनादाता है वो क्या कर सकता है, या जो पीड़ित व्यक्ति है वह धारा 200 के अंतर्गत न्यायालय में डायरेक्ट मुकदमा कर सकता है। धारा 200 के अंतर्गत क्या कर सकता है? डायरेक्ट न्यायालय में मुकदमा कर सकता है या परिवाद दाखिल कर सकता है, उसके पास यदि विकल्प है। लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा अपनाते हैं संज्ञेय अपराधों में, ताकि एक बार FIR दर्ज हो गई तो फिर पुलिस अधिकारी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, पुलिस रिपोर्ट, तो फिर सारी जिम्मेदारी पुलिस की होगी, आपकी उतनी कोई जिम्मेदारी है नहीं, है ना। तो इसीलिए इसकी प्रक्रिया भी छोटी है, बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है, इसमें समय कम लगता है, इसीलिए लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इस पर धारा 156(3) यदि FIR दर्ज नहीं हुई तब ये नहीं इसमें जाएंगे, इसमें विकल्प है कि इसको न करके हम धारा 200 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? परिवाद दाखिल कर सकते हैं। लेकिन परिवाद दाखिल करने के बाद क्या होगा? इसकी प्रक्रिया जो है थोड़ी लंबी है, सम्मन इश्यू करवाना पड़ेगा, वारंट इश्यू करवाना पड़ेगा, विरोधी पक्षकार के खिलाफ उसको बुलवाना पड़ेगा, अपने गवाहों को उसी समय लेकर जाना पड़ेगा, अपना बयान दर्ज कराओ, फिर दूसरे जो गवाह गए हैं उसके बयान दर्ज कराओ, फिर तलबी बहस कराओ, फिर तब उसके बाद जाकर के आरोप उसकी सम्मन इशू होगा, तब उसके बाद नहीं आया तो वारंट इशू करवाओ, तब भी नहीं, तब वारंट इशू होगा तब तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तब आएंगे, तब अपना पक्ष रखेंगे, तब आरोप तय होगा, तब उसके बाद विचार प्रारंभ होगा। तो इतना करने में ही 2-3 साल लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन 156(3) में क्या है? ये 1-2 सुनवाई में न्यायालय आदेश कर देता है। एक बार आदेश हो गया तो FIR दर्ज हुई, अन्वेषण शुरू। अन्वेषण कितने समय के अंदर पूरा हो जाना चाहिए? 24 घंटे के अंदर। ठीक है, FIR दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वो 24 घंटे के भीतर क्या करे? अपना अन्वेषण समाप्त कर दे और पुलिस और क्या करेगी? अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे, है ना। तो समानता क्या 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा हो पाता है? नहीं हो पाता, तो भी उसके लिए भी आगे 167 बताएंगे। धारा 167 जब पढ़ाएंगे तब उसमें आएगा कि फिर क्या हो करता है पुलिस अधिकारी या क्या प्रक्रिया है ना। तो उसमें भी समय मिलता है। ठीक है, लेकिन सामान्य नियम यही है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा कर देना चाहिए और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट अपनी भेज देनी चाहिए, कहाँ? मजिस्ट्रेट के समक्ष। ठीक है, तो तुम्हारे पास उपाय क्या है? धारा 156(3) किसके लिए है? जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी FIR दर्ज नहीं करता, फिर पुलिस अधीक्षक को दिया आवेदन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हम क्या करेंगे? धारा 156 खंड 3 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? एक न्यायालय में आवेदन इस आशय का दे सकते हैं कि हमारी FIR दर्ज कराई जाए, है ना। तब न्यायालय आदेश देगा, तब तो FIR दर्ज होगी ही होगी। ठीक है, आया समझ में? अब ये जो हमने FIR दर्ज कराई है इसका फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि FIR का साक्षिक मूल्य क्या है? एविडेंसरी वैल्यू, क्या FIR साक्ष्य के रूप में उपयोग में आ सकता है या नहीं आ सकता है? यदि आएगा तो किस रूप में आ सकता है? क्या वह एक मौलिक साक्ष्य माना जाएगा कि केवल उसी FIR के आधार पर ही न्यायालय व्यक्ति को दंडित कर सकता है? ये उसकी एविडेंसरी वैल्यू है ना, वो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कि FIR का या प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दर्ज हुई है उसका साक्ष्य मूल्य क्या है?
क्या वह केवल उसी के आधार पर न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को दोषित कर सकता है कि नहीं कर सकता, या FIR साक्ष्य के रूप में उपयोग में आ सकती है कि नहीं आ सकती, यदि आएगी तो किस किस रूप में आ सकती है ना। तो ये तुम्हें जानना है कि FIR का साक्षिक मूल्य क्या होता है, एविडेंशियल वैल्यू। ठीक है, साक्षिक मूल्य किसका, FIR का एविडेंशियल वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तब क्या है कि यदि सूचना देने वाला व्यक्ति न्यायालय में क्या है, साक्षी के रूप में यदि उसको प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि सूचना दे रहा है अपराध के संबंध में, तो उसको गवाह क्या है, पुलिस बनाती ही है, क्योंकि वह अपराध के संबंध में सूचना देने वाला प्रथम व्यक्ति है और वो उसको नॉलेज में है अपराध का घटित घटना के बारे में, तभी तो उसने सूचना दिया है, नहीं तो वो सूचना नहीं देता, तो समानतः वो साक्षी के तौर पर प्रस्तुत होता है। तब यदि सूचना देने वाला व्यक्ति है ना, सूचना देने वाला क्या है व्यक्ति यदि साक्षी के तौर पर प्रस्तुत होता है, ठीक है, साक्षी के तौर पर प्रस्तुत होता है, तब क्या होगा, FIR का प्रयोग साक्ष्य के रूप में किसमें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति की कथन की संपुष्टि करने के लिए या सूचना देने वाले व्यक्ति के कथन का खंडन करने के लिए धारा 157 के अंतर्गत उपयोग में लाया जा सकता है। संपुष्टि और खंडन का मतलब क्या, मतलब ये कि यदि सूचना देने वाला व्यक्ति क्या करता है, साक्षी के तौर पर प्रस्तुत होता है और वह गवाही के रूप में उन्हीं बातों को बताता है जो कि उसने FIR में किया बताया है, तब क्या होगा, एक धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इससे उस कथन की पुष्टि होती है ना। वह साक्षी के तौर पर सूचना देने वाला व्यक्ति यदि उसको न्यायालय के समक्ष पेश होता है, तब FIR का प्रयोग इसके सूचना देने वाले व्यक्ति के कथन की पुष्टि या खंडन के लिए, पुष्टि धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है और खंडन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत। पुष्टि कर कैसे, यानी कि सूचना देने वाला व्यक्ति उन्हीं बातों को बताता है जो कि उसने FIR में लिखवाई थी, तब तो दोनों बातें सेम हो गई, तब FIR से क्या हो रहा है, उसके कथन की पुष्टि हो रही है, तो ये पुष्टि के तौर पर उपयोग में लाया। लेकिन यदि ये साक्षी के तौर पर प्रस्तुत हुआ सूचना देने वाला व्यक्ति और उसने FIR में जो चीज़ें बताई थी वह उसके विपरीत बातें गवाही में बताता है, तब उस साक्ष्य, तब उस FIR का प्रयोग उसका कथन का खंडन करने के लिए उपयोग में लाएगा। क्यों, क्योंकि उसने जो सूचना दी थी ठीक उसके उल्टा वह बात गवाही के तौर पर या गवाह के तौर पर बता रहा है, तो यहाँ पर क्या दोनों का मैच हुआ, नहीं हुआ। तब यहाँ पर इस FIR का प्रयोग किसके रूप में होगा, साक्ष्य के या उस सूचनादाता के कथन का खंडन करने के लिए भी उसका उपयोग हो सकता है। तो पुष्टि के लिए उपयोग कौन करेगा, जो सरकारी वकील या APO है जो कि उसको लाया है, और खंडन करने के लिए कौन लाएगा, जो उसके विरोध में है, अभियुक्त की तरफ से जो वकील है वह FIR का प्रयोग उसके कथन का खंडन करने के लिए करेगा कि इसने सूचना गलत दी थी। यदि सही रहती तो वो यहाँ भी वही बात बताता जो उसने FIR में लिखाई है, लेकिन FIR में कुछ और है, यहाँ ये कुछ और बता रहा है, यानी कि दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये झूठ बोल रहा है, तो खंडन के तौर पर उपयोग में आएगा, है ना। तब हमने क्या बताया कि FIR का साक्षी मूल्य क्या है, यदि सूचना देने वाले व्यक्ति को यदि साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है या वह साक्षी के तौर पर प्रस्तुत होता है, तब क्या होता है, तब FIR का प्रयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत क्या करेगा, धारा 145 के अंतर्गत कथन की पुष्टि के लिए या यदि क्या होता है, सूचनादाता जो है वह FIR में, ठीक है, लिखी बात से भिन्न बात बताता है, ठीक है, बताता है, तब
उसके कथन की, है ना, खंडन करने के लिए किसके अधीन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत क्या है, उपयोग में लाया जा सकता है। ये इसका एविडेंसरी वैल्यू है। ठीक है, इसकी एविडेंसरी वैल्यू यही है। सबसे पहले क्या है कि सूचना देने वाला व्यक्ति क्या करता है, यदि वह साक्षी के तौर पर प्रस्तुत हुआ और वह FIR में जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं बातों को वह गवाही के तौर पर बताता है, तो उस FIR का प्रयोग उसकी कथन की पुष्टि के लिए उपयोग में लाएगा। या यदि वह FIR में लिखी बातों से भिन्न बात बताता है या उसके विपरीत बात बताता है, तब FIR का प्रयोग उसके कथन की खंडन करने के लिए धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, एक तो एविडेंसरी वैल्यू ये हो गई। दूसरा क्या है इसकी एविडेंसरी वैल्यू, कि जो FIR होती है या प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, वह सूचना देने वाले व्यक्ति के आचरण को भी प्रभावित करती है। और यदि ऐसा है, तब यदि सूचना देने वाला व्यक्ति यदि साक्षी के तौर पर उपयोग में, साक्षी के तौर पर न्यायालय में उपस्थित है और FIR से उसके आचरण पर प्रभाव पड़ता है, तब क्या होगा, उस FIR का प्रयोग उसके आचरण को साबित करने के लिए या ना साबित करने के लिए भी धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही साथ इसका उपयोग और किस रूप में हो सकता है, मृत्युकालिक कथन के रूप में। मृत्युकालिक कथन अभी हम वो पढ़ा रहे हैं ना साक्ष्य अधिनियम, अभी आगे पढ़ाएंगे। मृत्युकालिक कथन क्या हुआ कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है, ठीक है, सूचना देने के बाद फिर वो मर गया, तो अब मरने के बाद इसका ये कथन था, तो मरने के बाद अब FIR में जो उसने कथन किया था या जो सूचना दी थी, अब वह मृत्युकालिक कथन के रूप में उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो एविडेंसरी वैल्यू साक्ष्य अधिनियम की यही 3 मानी गई है, और इसकी FIR की कि कथन की पुष्टि और खंडन करने के लिए, या वह आचरण को प्रभावित करती है तो आचरण के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, या आचरण को साबित करने के लिए या ना साबित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और साथ ही साथ FIR का प्रयोग मृत्युकालिक कथन के रूप में भी किया जा सकता है, यानी कि सूचना देने वाला व्यक्ति सूचना देता है, फिर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसने जो सूचना दिया है अब वह मृत्युकालिक कथन के रूप में FIR का प्रयोग किया जा सकता है साक्ष्य के रूप में। ठीक है, तो उसके लिए उपयोग में आएगा, तो यही इसका FIR का एविडेंसरी वैल्यू है या साक्षिक मूल्य है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछता भी है कि FIR का साक्षिक मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि कथन की पुष्टि या पुष्टि या खंडन करने के लिए या आचरण के रूप में या मृत्युकालिक कथन के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, अब आता है कभी कभी ये पूछता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसको कि संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में जानकारी मिलती है, अब वो थाने से इतनी दूर है कि वह जा नहीं सकता, उसने फ़ोन कर दिया, टेलीफोन करके क्या किया, थाने पर संज्ञेय अपराध होने के बारे में सूचना दी, तो क्या वह सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, है ना। ये प्रश्न बार बार आता है, तो ये भी पूछा जाता है कि टेलीफोन से होता है कि नहीं। देखो फिल्मों में, सीरियलों में भी तो दिखाया जाता है कि लोग फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन मिलाकर पुलिस को कहते हैं कि हाँ यहाँ पर ये अपराध हुआ या ये मर्डर हुआ, होता है, या कुछ अपराध हो रहा है या होने वाला है, वो सूचना दिया जा रहा है, तो क्या वो FIR के तौर पर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, है ना। तब यहाँ पर नियम क्या है, नियम यह है कि टेलीफोन जो किया है, जो व्यक्ति किया है, यदि उसका निवास स्थान और उसका नाम स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि वह कौन है, सूचना देने वाला व्यक्ति कौन है और कहाँ से वह सूचना दे रहा है या कहाँ का वह रहने वाला है, उसका यदि निवास स्थान भी, नाम और उसका निवास स्थान यदि स्पष्ट रूप से पता चल जाता है, तब टेलीफोन के माध्यम से यदि सूचना दी गई है किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में, तब उसको भी क्या माना जाएगा, FIR मान लिया जाएगा। ठीक है, यह किस केस में कहा गया था,
इसमें 2 केस हैं इसी के संबंध में। सोमा भाई बनाम गुजरात राज्य और एक तपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, है ना। ये दोनों केस किससे रिलेटेड हैं कि टेलीफोन पर अपराध के घटित होने के बारे में सूचना दी गई थी। तब न्यायालय ने ये कहा कि यदि संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में कोई सूचना टेलीफोन के माध्यम से दी जा रही है और यदि सूचनादाता का नाम और निवास स्थान स्पष्ट रूप से पता चल जाता है तो टेलीफोन पर दी गई सूचना भी क्या मानी जाएगी, प्रथम सूचना रिपोर्ट उसको माना जा सकता है। ठीक है, ये किसमें कहा गया था? ये कहा गया था सोमा भाई बनाम गुजरात राज्य में। सोमा भाई बनाम गुजरात राज्य में उच्चतम न्यायालय ने ये सबसे पहले ये कहा कि टेलीफोन से दी गई सूचना को एफआईआर के रूप में तभी माना जाएगा जबकि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो जाए कि वह कौन है और कहाँ से बोल रहा है, ठीक है, या कहाँ का रहने वाला है, उसका निवास स्थान और उसका नाम पता ये यदि स्पष्ट हो जाता है तब टेलीफोन के माध्यम से दी गई सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट माना जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा सोमा भाई बनाम गुजरात राज्य के मामले में। लेकिन फिर इसके बाद एक केस आया तपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भले ही सूचनादाता की पहचान न हो पाए या उसका निवास का पता न चल पाए, लेकिन यदि वो सूचना सत्य एवं सही है तब भी उसको हम क्या मानेंगे, प्रथम सूचना रिपोर्ट मानेंगे, भले ही सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान स्पष्ट न हो पाए। आया नहीं समझ में? तब अब इससे क्या स्पष्ट हो गया कि यदि फोन से भी यदि प्रथम ये थाने के बाहर साधक अधिकारी को यदि सूचना किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में दी जाती है तब भी वह प्रथम सूचना रिपोर्ट मान ली जाएगी, भले ही टेलीफोन करने वाले व्यक्ति का नाम, पता, निवास स्थान ये सब मालूम हो चाहे न हो, बस सूचना को सत्य और विश्वसनीय या उसको सही होना चाहिए। तपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में न्यायालय ने यही कहा कि यदि टेलीफोन से सूचना दी जा रही है किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में तो वह भी प्रथम सूचना रिपोर्ट मानी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसी सूचना सत्य होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और विश्वसनीय होनी चाहिए, भले ही सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, पता स्पष्ट हो चाहे न हो, चाहे उसका पहचान स्पष्ट हो पाए चाहे न हो पाए, तब भी वह प्रथम सूचना रिपोर्ट मानी जाएगी। आया समझ में? ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज और पूछता है कि यदि एफआईआर को दर्ज कराने में विलंब होता है तो विलंब का क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो कि अपराध आज हुआ और हम एफआईआर 2 दिन बाद, 1 महीने बाद लिखवा रहे हैं तो दोनों में प्रभाव पड़ता है ना। विलंब से दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है, यदि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है उसको यदि विलंब से दर्ज कराया जाता है, देरी से, विलंब मतलब देरी, यदि देरी से दर्ज कराया जा रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मुकदमे के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले नियम यही जान लो कि एफआईआर या जो भी प्रथम सूचना रिपोर्ट है वह अपराध घटित होने के तुरंत बाद ही दर्ज करा देनी चाहिए। जैसे ही अपराध के बारे में जैसे ही कोई सूचना मिली या देखा कि ये अपराध घटित हुआ है या हो रहा है, तुरंत ही उसकी सूचना थाने पर दे देनी चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। जितना ही विलंब होगा उतना ही उसका जो एविडेंसरी वैल्यू है या जो उसका साक्ष्यिक मूल्य है उतना ही उसका कम होता जाएगा, फिर वो उतना विश्वसनीय नहीं माना जाता है। न मानने का कारण क्या है कि मान लो मारे पीट केवल थोड़ी सी हुई है, किसी की चोट वोट गंभीर रूप से नहीं लगी, लेकिन हम एफआईआर दर्ज कराने देरी से गए तो उसमें हम और भी बातें अपने से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो अपराध घटित हुआ जिसने उसको देखा या सुना वो जाकर के तुरंत बोलेगा तो उसमें कुछ अलग चीज़ें आएंगी, लेकिन वह जब 2 दिन 3 दिन बाद जाएगा एफआईआर दिखाने तब वह उसमें मनगढ़ंत बातें भी या झूठी बातें भी लिखवा सकता है ना, सोच समझ करके कि फिर जब हम एफआईआर लिखवाने ही जा रहे हैं तो उसमें और बढ़ा चढ़ा कर लिखाएं, और लोग लिखवाते हैं नहीं थाने पर जैसे जाते हो, लेकिन पुलिस लिखती नहीं है छोटी सी बातों का, लेकिन फिर भी जैसे हम बता रहे हैं कि एफआईआर का फिर एविडेंसरी वैल्यू कम हो जाती है,
क्योंकि उस समय तुरंत अपराध होने पर जो वो चीज़ बता सकता है और फिर उसके उसी चीज़ को यदि वो 2 दिन बाद बता रहा है, दोनों में काफ़ी अंतर आ जाएगा। दोनों में क्या आएगा? काफ़ी अंतर आएगा। तुरंत बताएगा तो उसमें वो केवल जो घटना हुई है उसी के बारे में सब सही से तुरंत बता देगा, लेकिन यदि वह बाद में जाता है लिखाने तब उसमें और भी बढ़ा चढ़ा करके वो लिखवा सकता है, उसकी प्रबल संभावना रहती है और लोग लिखवा भी देते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि विलंब से दर्ज यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, या आज अपराध हुआ आज है, अब हम लिखवा रहे हैं 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद, तब सूचना हमें आज हो गई या हमने अपराध को देखा ही लेकिन तुरंत नहीं गए थाने पर, गए हम 1 हफ्ते बाद, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? मनगढ़ंत बातें भी लिखवा सकते हैं। इसीलिए नियम बनाया गया या ये बताया गया, न्यायालय ने ये कहा कि जैसे ही अपराध के बारे में कोई सूचना मिलती है या घटना होते हुए या किसी ने देखा है तो उसको उसकी FIR यदि दर्ज करानी है तो बिना कोई देरी किए, बिना किसी विलंब के FIR दर्ज करा देनी चाहिए। यदि विलंब करके यदि कोई वो कराता है, दर्ज कराता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, तब ऐसी स्थिति में क्या हो सकती है? प्रथम सूचना रिपोर्ट का जो साक्षिक मूल्य है वह कम हो सकता है ना। लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी हैं जिसमें कि इस देरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि रेप के मामले, जो बलात्कार के मामले हैं, उसमें देरी होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि चूंकि वह किसी लड़की का मैटर है, उसका बलात्कार हुआ है, तो लोग लाज के भय से भी पहले वो विचार विमर्श करते हैं कि कराए कि ना कराए, क्योंकि उससे उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है ना। यहाँ पर उनके परिवार की, लड़की की, उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि एक बार FIR हो गई तो फिर इसके विवाह शादी और सब करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो उस पर सोचते विचारते हैं परिवार वाले, तब उसके बाद वो जाते हैं FIR दर्ज कराने। तो बलात्कार जैसे हो गया, ये सब जो अपराध हैं, इसमें यदि बलात्कार के अपराध में यदि कुछ देरी होती है कुछ दिनों का, तो वो विलंब, उस विलंब का FIR पर कोई प्रभाव उसके साक्षिक मूल्य पर नहीं पड़ता, क्योंकि यह होना स्वाभाविक है ना। क्योंकि तुरंत लोग नहीं जाते हैं, लोग लाज के भय से नहीं जाते हैं, है ना, अपनी इज्जत के भय से नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लड़की की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं जाते कि बता देंगे या कहेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। सोचते विचारते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तब जाकर लिखवाते हैं। तब ऐसे विलंब को विलंब नहीं माना जाता है। उतना न्यायालय कहा कि नहीं, ऐसे मामलों में यह विलंब होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो बाद में ये कोई नहीं कह सकता कि अरे ये तो विलंब से दर्ज कराई गई है इसलिए ये इसमें मनगढ़ंत बातें हैं या झूठी बातें हैं। न्यायालय इसको नहीं मानेगा। ठीक है, तो विलंब उसमें बलात्कार के मैटर में क्या है, यदि विलंब से भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तब उसमें उसका साक्षिक मूल्य नहीं कम होता, लेकिन अन्य जो अपराध हैं उसमें क्या है, तुरंत ही दर्ज करानी चाहिए, और यदि विलंब से दर्ज कराएंगे तब उसका साक्षिक मूल्य कम हो जाता है ना। जितनी देरी होगी उतना ही कमजोर FIR माना जाएगा, है ना। तब उसमें अन्य मनगढ़ंत बातें ज़्यादा होंगी, जो रियल में हुआ है वो कम होंगी, है ना। इसीलिए यह बनाया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज करा देनी चाहिए। साथ ही साथ पता चला कि अपराध हुआ यहाँ है, अब थाना जो है कि है 50-60 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर, तो कुछ तो देरी होना संभव है, तो उतनी देरी माफ है ना, उतनी देरी माफ है। या जब हुई तो उस समय प्रचंड बारिश हो रही थी, कैसे जाए, बारिश बंद हो जाए तब जाए, तो उतनी देरी माफ है। लेकिन ये कहें कि आज अपराध हुआ है, आज हम जा रहे हैं 1 हफ्ते बाद, हमें अपराध की जानकारी मिली आज, या हमने अपराध होते हुए देखा आज और जा रहे हैं FIR दर्ज कराने हम 1 हफ्ते बाद, तब नहीं, तब ये देरी क्या करेगी, FIR के साक्षिक वैल्यू को या उसके साक्षिक मूल्य को प्रभावित करेगी, है ना। इसीलिए विलंब से उसको दर्ज नहीं कराई जानी चाहिए। सबसे पहले यही है कि विलंब से दर्ज नहीं करानी चाहिए, जितनी शीघ्र हो सके या जितनी जल्दी हो सके FIR दर्ज करा देनी चाहिए। ठीक है, आया नहीं समझ में। अब देखो, तो इतनी चीज़ें FIR में पूछी जाती है कि FIR क्या होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, FIR दर्ज नहीं हुआ तब क्या होगा, ठीक है, FIR की एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है, टेलीफोन से यदि कोई व्यक्ति सूचना दे दिया तो क्या हुआ, FIR माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या FIR विलंब से यदि दर्ज कराई गई है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। ये सब प्रथम सूचना रिपोर्ट में पढ़ना था। ठीक है,
अब साथ ही साथ एक चीज़ इसमें कभी कभी और पूछ लेता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो व्यक्ति दर्ज करा रहा है उसका क्या क्या अधिकार है। ठीक, प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति का अधिकार। ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति के अधिकार क्या क्या है। तो पहला तो अधिकार यही है कि उसको निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। उसको थाने के पुलिस अधिकारी से या जहाँ पर उसने जिस थाने पर उसने FIR दर्ज कराई है उसको FIR की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, फिर धारा 157(2) में भी एक चीज़ बताया गया है। क्या बताया गया है कि यदि सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस अधिकारी क्या है FIR दर्ज करने के बाद वह धारा 157(2) के अंतर्गत अन्वेषण करने से मना कर देता है या इनकार करता है या वह अन्वेषण नहीं करता है कि मैं इस मामले में अन्वेषण नहीं करूंगा, तब उसको पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य है और सूचना देने वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उससे ये उसके बारे में पूछे कि आप FIR दर्ज करने के बाद अन्वेषण क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वो उसको बताए, इस बारे में सूचना दे कि मैंने आपने जो FIR दर्ज कराया है मैं उसमें अन्वेषण नहीं कर रहा हूँ या नहीं करूँगा, है ना, क्यों नहीं करूँगा उसके बारे में वह उसको बताएगा। किसको? सूचना दाता को। तो यह भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसको है? सूचना दाता को है। ठीक है, फिर साथ ही साथ यदि पुलिस अधिकारी उसमें अन्वेषण करता है तो अन्वेषण करने के बाद वह या तो पुलिस रिपोर्ट देगा या तो फाइनल रिपोर्ट देगा। पुलिस रिपोर्ट देने का मतलब कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिला है ना, और वह तब देगा, और या तो अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला है तब वह अंतिम रिपोर्ट लगाएगा। तो जो भी वह रिपोर्ट लगा रहा है इसकी सूचना भी वह सूचना दाता को देगा। सूचना दाता को यह अधिकार है कि इससे यह मालूम चले कि FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने अन्वेषण किया कि नहीं किया। नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसकी भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार सूचना दाता को है। और साथ ही साथ सूचना दाता को यह भी अधिकार है कि यदि पुलिस अधिकारी ने FIR दर्ज करने के बाद अन्वेषण किया तो उसका परिणाम क्या निकला, उसने पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की या अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बारे में भी सूचना पुलिस अधिकारी को का यह कर्तव्य है कि वह सूचना दाता को दे। इसका मत क्यों दे, क्योंकि यदि उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दिया, इसको मालूम ही नहीं है तो केस खत्म हो जाएगा ना। इसको मालूम रहेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर वो जाकर आपत्ति लगा सकता है कि पुलिस ने ये जो अंतिम रिपोर्ट लगाई है ये सही नहीं है मजिस्ट्रेट के समक्ष। ठीक है, इसमें फिर से अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है, या पुलिस की इसमें अपराधी के साथ उसने मिली भगत करके इसने अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। अंतिम रिपोर्ट कब लगती है, जब जिस अभियुक्त के खिलाफ या जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की और कही कि इनके खिलाफ ये मामला नहीं बनता है, मतलब कि इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला। इसी बात को वो लिख करके मजिस्ट्रेट की समझ दे देगा। यदि पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला मतलब कि अब अभियुक्त छूट जाएगा। अब पता चला कि अभी उसको कोई सूचना ही नहीं है, सूचना दाता को हमने जो FIR दर्ज करा इसका क्या हुआ, तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उसको बताएगा, सूचना देगा। अन्वेषण करने जा रहा है या कर रहा है या नहीं करेगा, अन्वेषण नहीं करेगा तो उसकी भी सूचना देगा, या अन्वेषण कर लिया तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसने पुलिस रिपोर्ट दाखिल की कि नहीं की, या उसने अंतिम रिपोर्ट लगाया, इसकी भी सूचना वह सूचना दाता को देगा। तो इसकी सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार सूचना दाता को है। ठीक है, तो यही 3 अधिकार हैं किसका, सूचना दाता का या जिसने FIR दर्ज कराई है उसकी, है ना। रिपोर्ट दर्ज, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति का अधिकार। तो पहला अधिकार क्या हो गया कि उसको FIR की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा अधिकार क्या हो गया कि यदि पुलिस अधिकारी धारा 157(2) के अंतर्गत FIR दर्ज होने के बाद अन्वेषण करने से इनकार कर देता है तो इसकी भी सूचना देने का कर्तव्य है किसको, सूचना दाता को, यानी कि इसकी भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार सूचना दाता को है। और यदि पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है और उसमें वह पुलिस रिपोर्ट लगाता है या अंतिम रिपोर्ट लगाता है तो इसकी भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार सूचना दर्ज कराने वाले व्यक्ति को है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा FIR। आया ना समझ में। तो किसमें है, धारा 154। ठीक है।